बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। ऐसा लगने लगा था जैसे कोई हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए है। और यही नहीं, अपने आस पास मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि मुझे कोई भी नजर नहीं आता था। मैं परेशान भी होती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। अम्मी को बताया तो उन्होंने वहम कहकर टाल दिया। एक रात अचानक मेरे बेड के नीचे से आवाजें आने लगी। मैंने बेड पर लेटे लेटे ही सर झुकाकर बेड के नीचे झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरी तरफ जली हुई टांगें नजर आ रही थी। मैंने तेजी से सीधे होते बेड के दूसरी तरफ देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने फिर बेड के नीचे झांका तो अब भी कोई नजर नहीं आया। मैं खौफ से खुश्क पड़ते हलक को पानी पीकर तर किया और इसे वहम गर्दान कर सोने की कोशिश करने लगी। मेरा रिश्ता तय हो चुका था और 1 महीने के बाद मेरी शादी होने वाली थी। घर में रोज शादी की बातें होती थी, लेकिन जैसे ही शादी की बातें शुरू होती वैसे ही मुझे अपने हाथ की पुष्ट पर किसी के लम्स का एहसास होता, जिसे मैं चाहकर भी झुठला नहीं पाती थी। मुझे अक्सर वो जला हुआ वजूद नजर आने लगा था, बेहद भयानक, इतना खौफनाक जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन कोई भी मेरा यकीन करने को तैयार न था। कभी कभी मुझे अपने पीछे किसी की आहट भी सुनाई देती, लेकिन जो ही पीछे मुड़ती पीछे कोई भी मौजूद न होता। मेरा अपने मंगेतर से राब्ता था और वो रोज रात को मुझसे फोन पर बात किया करता था, जिस पर मुझे खुशी होती थी क्योंकि वो मुझे बहुत चाहता था। मेरी शादी मेरे तायाजाद से होने वाली थी और इस शादी से हम दोनों ही खुश थे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये उस रात की बात है जिस दिन मेरे मंगेतर हारिस का मुझे फोन नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी मैं थोड़ा सा परेशान हो गई और उसे कॉल करने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से नंबर अब बंद जा रहा था। इस परेशानी में कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात को नींद में मुझे अपने चेहरे पर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे छू रहा हो। मुझे अपने चेहरे पर बेहद जलन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे पर आग लग गई हो। मैंने अपनी भारी और जलती हुई आंखें खोली तो किसी को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। मैंने घबराकर चीखना चाहा, मगर मुकाबिल ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख का गला घोंट दिया और अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखा, जिसे देखकर मेरी सांस में सांस आई क्योंकि वो कोई और नहीं हारिस था। उसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी, जबकि उसने जो हाथ मेरे मुंह पर रखा था उसमें भी तपिश महसूस हो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और कहा कि हारिस, तुमने तो मुझे डरा दिया। ये कौन सा तरीका है मेरे कमरे में आने का? जिस पर हारिस ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे देखता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो उसने नफी में सर हिलाया और फिर से मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हारिस की आवाज़ बेहद भारी और बोझल सी थी। पहली दफ़ा मुझे उसकी आवाज़ से डर लगा, क्योंकि पहले तो उसकी आवाज़ ऐसी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि उसे बुखार हो गया है, क्योंकि उसका पूरा जिस्म जैसे आग में जल रहा था, और शायद आवाज़ का भारीपन भी इसी वजह से है। मैं उसके लिए परेशान भी हो गई थी, मगर रात के इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने कहा, अगर तबीयत खराब थी तो यहाँ क्यों चले आए, अपने घर में आराम करते। तो उसने कहा कि सुकून मुझे अपनी बीवी के पास ही मिलेगा, इसीलिए चला आया। मैंने हंसकर कहा कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, बल्कि मंगेतर हूँ। उसने नफी में सर हिला और कहा कि नहीं, तुम मेरी बीवी हो। और फिर मुझे अजीब तरीके से छूने लगा। हारिस ने पहले कभी ऐसे नहीं किया था, बल्कि शादी से पहले करीब आना उसे पसंद था ना मुझे। तभी मुझे हारिस के समर पर हैरत हो रही थी। इससे पहले कि मैं उसे मना करती, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई, क्योंकि अगर घर में से कोई हारिस को यहाँ देखता तो न जाने क्या समझता। हारिस, तुम यहाँ से जाओ, कहीं छुप जाओ, कोई तुम्हें देख ना ले। मैं हारिस को देखे बगैर उससे कहती दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोलने से पहले हारिस की जानिब देखा कि वो छुपा या नहीं। मगर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि बेड पर हारिस मौजूद ही नहीं था। डर और खौफ से मेरे माथे पर पसीना आना शुरू हो गया, जबकि हलक खुश्क होने लगा था।
मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मेरी छोटी बहन थी, जिसके हाथ में फ़ोन था। मैंने उससे पूछा कि वो इस वक्त क्या करने आई है, तो उसने अपना फ़ोन मुझे थमाया और कहा कि उसके फ़ोन पर हारिस की कॉल आ रही है, कि हिना से बात करवाओ, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मैंने अपनी बहन का फ़ोन थामते दरवाज़ा बंद किया, मगर मुझे हैरत इस बात पर हुई थी कि कुछ देर पहले हारिस का फ़ोन बंद जा रहा था और अब हारिस का कहना था कि मेरा फ़ोन बंद जा रहा है, जबकि मेरा फ़ोन तो खुला हुआ था, बैटरी भी पूरी थी और सिग्नल भी, और कुछ देर पहले ही तो वो मेरे पास था। फिर उसकी बहन को कॉल कैसे की? हिना फ़ोन नहीं उठा रही। मैं शशोपन में मुब्तला बेड पर आकर बैठ गई और अपनी बहन के फ़ोन से हारिस को फ़ोन करने लगी, जो दूसरी ही बेल पर उठा लिया गया। फ़ोन उठाते ही वो मुझसे शिकवा करने लगा कि मैंने फ़ोन क्यों बंद किया, और जवाबन मैंने उसे बताया कि अभी कुछ देर पहले ही तो तुम मेरे पास थे, फिर मेरे पास होकर तुमने मेरी बहन को फ़ोन क्यों किया कि मेरी तुमसे बात करवाए। हारिस मेरी बात सुनकर हैरान हुआ और मेरी बात की नफ़ी की कि वो तो उसके पास आया ही नहीं, और रात के इस पहर आ भी कैसे सकता है, जबकि घर भी बहुत दूर है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उसे खुद देखा था, बल्कि देखा ही नहीं, उसने महसूस भी किया था। अभी तक मुझे अपने चेहरे पर उसका लम्स महसूस हो रहा था, जलता और सुलगता हुआ लम्स। मैंने हारिस को इस बारे में बताया तो वो मजाक उड़ाने लगा कि मुझे उसकी याद आ रही है। तभी मैंने ख्वाब में उसे अपने साथ देखा है। मैं उसकी बात को झुठला रही थी कि यह ख्वाब नहीं है, लेकिन उसके पुरयकीन लहजे पर मुझे भी मानना पड़ा कि वो यकीनन एक ख्वाब ही था। उस रात में काफ़ी देर तक हारिस से बातें करती रही। ज़हन से कुछ देर पहले का वाक़या महव हो गया था। तभी मैं कुछ पुरसुकून थी। अब तो ख्वाबों में भी मुझे वो जला हुआ वजूद दिखाई देने लगा था। रात को अक्सर मैं खौफज़दा होकर उठ जाती, लेकिन फिर नींद में चली जाती। अगले कुछ दिन तक मैं इस वाक़े को ख्वाब समझकर भूल गई थी, लेकिन फिर मुझे हारिस वक्तन फ़वक्तन नज़र आने लगा। मैं जहाँ भी जाती वो मेरे साथ साथ होता, लेकिन एक नज़र के बाद जब दूसरी नज़र डालना चाहती तो वो गायब हो जाता। मुझे लग रहा था कि मैं शायद हारिस को ज़्यादा सोचती हूँ, इसीलिए मुझे वो दिखाई दे रहा है। तभी उसके अक्स को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया था, लेकिन इस वाक़े के बाद मुझे हर रात हारिस अपने कमरे में दिखाई देता, जिसे मैं अपना वहम ही समझती। लेकिन जब वो मेरे पास आता तो ऐसा लगता जैसे वो हकीकत में है, लेकिन मैं चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं झटक पाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होकर रह जाती हैं। वो जितना वक्त मेरे कमरे में रहता, आने वाले मुस्तकबिल की बातें करता। वो मुझे शहजादी बनाकर रखेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगा और अपनी दुनिया में ले जाएगा। मुझे उसकी बातें अजीब लगती, लेकिन मैं उसे टोक भी नहीं पाती थी। अगले दिन मैं रात की हर बात को ख्वाब समझकर भूल जाती थी, क्योंकि हारिस से बात करने पर मुझे एहसास होता था कि वो तो अपने घर पर था, ना कि मेरे घर पर। मैंने अम्मी को अपने खौफनाक ख्वाबों के बारे में बताया तो अम्मी ने यह कहकर टाल दिया कि जब लड़कियों के दिन तय हो जाएं तो ऐसे ख्वाब अक्सर ही आते हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। घर में मेरी शादी की शॉपिंग शुरू हो गई थी। मेरी शादी के जोड़े मुझे अपनी पसंद से लेने थे। बारात का जोड़ा हमारी तरफ से, जबकि वलीमे का जोड़ा हारिस की तरफ से था। तो उसने कहा था कि वो और मैं इकट्ठे जाकर ले आए, और आज हम शॉपिंग करने जा रहे थे। एक दूसरे से बातें करते, हंसते मुस्कुराते हम बहुत खुश थे। हमारी कार एक वीरान सी जगह से गुजर रही थी जब अचानक गाड़ी बंद हो गई। हारिस ने गाड़ी से उतरकर देखा तो गाड़ी का इंजन बेहद गर्म हो चुका था। आस पास कोई घर या कोई दुकान भी नहीं थी, ना ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी जिससे हम लिफ्ट मांगते। हम बहुत परेशान थे। तभी हारिस ने मुझे कहा कि वो आगे जाकर देखता है, शायद कहीं कोई घर या दुकान हो जहां से पानी या मदद मिल जाए। मुझे तसल्ली देकर वो खुद आगे बढ़ गया और मैं इधर उधर देखने लगी। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक मुझे अपने कांधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं खौफ से उछलकर पलटी तो सामने हारिस खड़ा था, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, और मदद मिली या नहीं। तो उसने कहा, गाड़ी ठीक है, चलो अब चलते हैं। मैं कुछ हैरान होती गाड़ी में बैठी तो उसने भी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की, जो स्टार्ट भी हो गई।
मैंने हैरत से हारिस को देखा तो वो मेरा गाल थपथपाकर मुस्कुराया। कुछ ही देर में हम बाजार पहुंच चुके थे। हम एक दुकान में गए जहां से ब्राइडल ड्रेस मिलते थे। मुझे एक गहरे सुर्ख रंग का लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन हारिस ने मुझे वो लेने नहीं दिया और एक स्याह रंग का लहंगा पसंद किया जो सारा स्याह रंग का था। यहाँ तक कि लहंगे के ऊपर स्याही नगीनों और मोतियों का काम किया गया था। मैंने वो लहंगा लेने से मना किया तो हारिस ने कहा कि मैं उसकी बीवी हूं तो मैं उसी की पसंद से जोड़ा लूं। उसकी बीवी वाली बात सुनकर मैं फिर हैरान हुई, लेकिन कहा कुछ नहीं कि उसे बुरा न लग जाए। उसने वलीमे का ड्रेस भी स्याह रंग का ही लिया था। पेमेंट करने के बाद हम वापसी के लिए मुड़े। मैंने नोट किया कि हारिस ज्यादा बोल नहीं रहा था, जबकि आम तौर पर वो बहुत बोलता था। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, तभी चुप है। वो मुझे घर पर छोड़कर वापस चला गया, जबकि घर वाले सब बारात और वलीमे के स्याह जोड़े देखते हुए हैरान थे कि शादी पर कौन सी दुल्हन स्याह रंग के लिबास पहनती है, मगर फिर चुप कर गए कि हारिस की पसंद के है। उसी शाम हारिस थका हारा सख्त गुस्से में घर में दाखिल हुआ और आते ही ऊंची ऊंची आवाज में मुझे पुकारने लगा। मेरे साथ बाकी घर वाले भी हॉल में आ गए थे जहां हारिस गुस्से में खड़ा था। मेरी अम्मी ने परेशानी से उसे गुस्से की वजह पूछी तो उसने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा कि मैं उसे इस वीरान जगह पर छोड़कर कार लेकर घर आ गई। ये भी ना सोचा कि मैं वापस कैसे आऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं ही नहीं, घर वाले भी गुंग रह गए, क्योंकि हारिस ने मेरे साथ शॉपिंग की थी और मुझे घर छोड़ने आया था। और यही नहीं, बल्कि सब घर वालों से भी मिला था। सब घर वाले उसकी बात के गवाह थे, तभी हारिस की बात को झुठला रहे थे, लेकिन हारिस भी अपनी बात पर डटा हुआ था। हारिस ने कहा कि अगर वो यहाँ आया था तो फिर उसकी कार में घर में क्या कर रही है। उसकी कार पर उसके पास होनी चाहिए थी ना, हमारे घर। खुद वो रक्शे पर हमारे घर आया है। उसकी बात सुनकर मेरे अब्बू हॉल से बाहर मौजूद गैराज में गए जहां हारिस की कार खड़ी थी। फिर चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि हारिस अभी रक्शे में आया है। चौकीदार और हारिस की बात सुनकर हम सब सोच में पड़ गए। मुझे हर वो बात याद आने लगी जब जब मैंने हारिस को रात के वक्त अपने कमरे में देखा था, और हारिस से पूछने पर हारिस ने कहा था कि वो उसके कमरे में नहीं था। मैंने वो सब कुछ अम्मी अब्बू को बताया तो वो भी परेशान हो गए। हारिस जो पहले मेरी बातों पर यकीन नहीं करता था, अब वो भी परेशान हो गया। अब्बू ने सारे मामले से आगाही पाकर किसी आमिल से राब्ता करने के बारे में सोचा कि कहीं न कहीं ये कुछ अलग ही मामला लग रहा था। उस दिन अब्बू ने अपने एक जानने वाले के हमरा एक आमिल को बुलवा लिया जो काफी पहुंचा हुआ था। उसने आते ही मेरे कमरे में बसेरा किया, क्योंकि यहाँ ही उस हारिस को ज्यादातर देखा था मैंने। कमरे में तन्हा कुछ घंटे गुजारने के बाद उस आमिल ने मुझे अपने सामने बिठाया और मेरे सर पर हाथ रखकर अमल करता रहा। मेरा सर अचानक ही भारी होने लगा और आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाने लगा। अपने सर पर बढ़ता हुआ बोझ मैंने बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर गई। मुझे होश आया तो सभी मेरे बेड के गिर्द जमा होकर मुझे देख रहे थे। मेरा सर अभी भी बहुत भारी सा था, जबकि आंखें भी जल रही थी। आमिल बाबा जा चुका था और उसने बताया था कि मुझ पर कोई जिन काबिज हो गया है, और काबिज ही नहीं हुआ बल्कि आशिक भी हो गया है, और मुझे वो अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता है। लेकिन बगैर शादी के वो ऐसा नहीं कर सकता, तो इसका हल यही है कि जल्द अज जल्द मेरी शादी करवा दी जाए ताकि वो जिन मेरा पीछा छोड़ दे। एक बार शादी हो जाएगी तो वो मुझ पर काबू नहीं कर पाएगा। आमिर बाबा की राय पर अमल करते हुए मेरी अम्मी अब्बू ने हारिस के घर वालों से बात की थी। उनको भी कोई एतराज नहीं था, तभी परसों ही निकाह रख दिया गया। आमिर बाबा ने बताया था कि मैं सजी सवरी हालत में बिना खुद को छुपाए किसी वीराने से गुजरी हूँ, तभी वो जिन मुझ पर आशिक हुआ है। वीराने में ही जिनों का बसेरा होता है। और ये सच भी था। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ परफ्यूम जरूर लगाती हूँ और काफी सच संवर कर बाहर निकलती हूँ। ये सब सुनने के बाद मैंने तौबा कर ली कि आइंदा कभी यूं सच संवर कर बाहर नहीं निकलूंगी, बल्कि खुद को ढांप कर बाहर निकला करूंगी। घर वाले सभी मेरी वजह से परेशान हो चुके थे। हारिस अलग परेशान थे कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो निकाह जो 1 महीने के बाद था परसों हो रहा था। सिर्फ घर के ही कुछ लोग निकाह में शिरकत करने वाले थे कि उस जिन से बचने का वाहिद तरीका निकाह ही था। एक बार निकाह हो जाता तो मेरी उस जिन से जान छूट जाती जो हारिस की शक्ल इख्तियार करके मेरे पास आता था। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला और निकाह का दिन आ गया।
میں نے اس جن کا دلایا گیا سیاہ لباس نہیں پہنا تھا، بلکہ اپنے پاس پہلے سے موجود ایک خوبصورت سا شرارہ زیب تن کیا تھا۔ میری بہن نے مجھے گھر پر ہی تیار کر دیا تھا۔ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی کہ جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ نکاح کا انتظام ہال میں کیا گیا تھا۔ تایا تائی لوگ آ چکے تھے، جبکہ حارث ابھی نہیں آیا تھا۔ حارث کی بہنیں میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھی ہوئی تھیں، مجھے حارث کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ جلدی میری امی مجھے لینے آ گئی اور یوں میں سب کے ہمراہ ہال میں پہنچی۔ حارث بھی آ چکا تھا اور اب ایک طرف لگے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں سیاہی رنگ کی ویسکٹ بھی تھی، جس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مولوی صاحب بھی موجود تھے، جبکہ ارد گرد دونوں گھرانوں کے لوگ تھے۔ میری امی نے مجھے حارث کے ساتھ بٹھا دیا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے میرا سر جھکا ہوا تھا، اسی لیے میں حارث کی طرف دیکھ نہیں پائی۔ پہلے مجھ سے رضامندی پوچھی گئی اور میرے 3 بار قبول ہے کہتے ہی مولوی صاحب حارث کی طرف متوجہ ہوئے۔ حارث سے ایجاب و قبول کروانے کے بعد دعا کی گئی اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اچانک حارث نے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ حارث کا ہاتھ بے حد تپش لیے ہوئے تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی انگارے کو چھو لیا ہے۔ میں نے بے ساختہ حارث کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی مسکراہٹ بھی بڑی عجیب سی تھی۔ میرا جسم خوف سے پسینے میں نہا گیا اور میں کانپنے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ لاچاری محسوس کرتے ہوئے میں نے ایک زوردار چیخ ماری تو سب پریشانی سے میری طرف بڑھے۔ وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، جبکہ باقی سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ میں نے اسے نظریں ہٹا کر سب کو روتے ہوئے بتایا کہ یہ حارث نہیں ہے۔ میری بات سن کر سب کے رنگ اڑ کر وہ بے یقینی سے میرے ساتھ بیٹھے اس جن کو دیکھنے لگے، جو ہو بہو حارث کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرا ہاتھ پکڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، میں حارث نہیں ہوں، میں ایک جنزات ہوں، لیکن میرا نام حارث ہی ہے اور اب یہ میری بیوی ہے، اسی لیے میں اسے یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ابو اس کی جانب بڑھے اور کہا کہ ایک انسان اور ایک جن کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قدرت کے خلاف ہے اور اس چیز کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ جس پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا اور بولا کہ میں بھی جن ہوں اور یہ مولوی بھی میرا ہی ہمزاد ہے، جسے میں ہی نکاح کے لیے لایا ہوں۔ میں تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور اب تو یہ میری بیوی ہے، اب اسے کوئی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ میں روتی ہوئی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ حارث پر پڑی، جو ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ حارث، مجھے بچا لو! اسے دیکھتے ہی میں نے چیخ کر کہا تو وہ تیزی سے میری جانب آیا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ اس کی چال میں بھی لنگڑاہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا، اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ عجیب دھواں دھواں سا تھا جو میں برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک خوبصورت سے کمرے میں پایا، جو زیادہ بڑا تھا نہ ہی چھوٹا، خوبصورت فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ یہ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ میں بیڈ پر دراز سی، سب کچھ یاد آتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھی اور رونے لگی، مگر یہاں کوئی نہیں تھا جو میری فریاد سنتا۔ اللہ سے مدد مانگتی میں بیڈ سے اتر کر دروازے کے قریب آئی تو نگاہ ایک طرف ٹیبل پر رکھی بڑی سی تھالی پر پڑی۔ اس میں اس عجیب سے پرانے زمانے کی تھالی کو دیکھتے ہی اس کے قریب گئی تو اس کے اندر عجیب سا گدلا پانی تھا۔ میں اس پانی پر جھکی تو میرا عکس پانی پر پڑنے سے اچانک وہ پانی چمکا اور اس میں میرا گھر واضح ہونے لگا، جہاں سب لوگ ہال میں بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ میں بے چینی سے سب کو دیکھنے لگی، جو میرے ہی بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ حارث صوفے پر نڈھال بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ابو کو دیکھا، جو حارث سے پوچھ رہے تھے کہ وہ وقت پر کیوں نہیں آیا اور اس کی جگہ وہ جن کیسے یہاں پہنچا، جس پر حارث نے بتایا کہ وہ ادھر ہی آ رہا تھا جب اچانک راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تو بچ گیا، لیکن اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور کوئی سواری بھی نہیں ملی، جس کی وجہ سے وہ پیدل ہی گھر کی طرف آیا اور اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ میرے ابو نے کہا کہ یقیناً یہ ایکسیڈنٹ بھی اسی جن کی کارستانی ہے، جس پر سب نے اتفاق کیا۔ تائی نے سب کو پریشان بیٹھے دیکھ کر مشورہ دیا کہ اسی عامل کو بلایا جائے جس کو پہلے بلایا تھا، تاکہ ہنا کو واپس لایا جا سکے۔ اب ہمیشہ کے لیے تو اسے اس جن کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ تائی کی بات سن کر ابو نے
जब फ़ोन निकाला और उसी आमिल को फ़ोन करने लगे, तकरीबन 5 मिनट के बाद उस आमिल ने फ़ोन उठाया। तो अब्बू ने सारी बात बताई कि कैसे मेरा निकाह गलती से उसी जिन से हो गया जो मुझ पर आशिक था। आमिल ने सारी बात सुनकर कहा कि मैंने इसीलिए जल्दी निकाह करने का कहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसी जिन से ही उसका निकाह करवा दिया। अब तो निकाह हो गया है, अब क्या किया जा सकता है। जिस पर अब्बू परेशान हो गए और कहा कि हम अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकते और हमें अपनी बेटी वापस चाहिए। आमिल ने कहा कि उसके पास एक रास्ता है, एक अमल करना पड़ेगा जिससे आपकी बेटी वापस आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमल कामयाब ही हो। वो जिन बहुत ताकतवर है और अमल नाकाम भी हो सकता है, और ये अमल लड़की का मंगेतर ही कर सकता है। ये अमल बहुत ख़तरनाक है जिसमें उसके मंगेतर की जान भी जा सकती है। आमिल की बातें सुनकर सब परेशान हो गए, मगर हारिस ने कहा कि वो हर अमल करने के लिए तैयार है और उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। उसकी बात सुनकर आमिल कुछ देर के लिए चुप हो गया और कहा कि समझ से पहले वो खुद एक अमल करेगा, शायद वो कामयाब हो जाए और हारिस को वो खतरनाक अमल ना करना पड़े। आमिल ने कहा कि वो ये अमल हमारे घर पर करेगा और फिर अब्बू को चंद हिदायत देने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। सबको अब एक उम्मीद हो चली थी कि मैं जल्द ही शायद वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मैं हमेशा उस जिन की कैद में रहूंगी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और वो जिन अंदर आया जिससे मेरा निकाह हुआ था और जिसका नाम हारिस था। मैं जल्दी से थाली से दूर हो गई ताकि उसे शक न हो। वो मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे करीब चला आया और मेरे सामने आकर रुका। मैं सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। बेशक उसका चेहरा हारिस का था, मगर था तो वो एक जिन ही जो पलक झपकते मेरी जान ले सकता था। वो मुझे खुद से डरता हुआ देखकर कहने लगा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई और कहा कि मुझे मेरे घर जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो मुझे घूर कर कहने लगा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उसके निकाह में हूँ और अब मुझे हमेशा यहीं रहना होगा। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि अपने घर वालों और हारिस से जुदाई का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी और जल्द से जल्द उसके पास लौटना चाहती थी। हारिस जिन ने धोखे से मुझसे निकाह किया था और मैं इस निकाह को नहीं मानती थी और चाहती थी कि हारिस जिन मुझे छोड़ दे और वापस जाने दे, मगर उसके ऐसे कोई इरादे नजर नहीं आ रहे थे। मैं बेबसी की अमली तस्वीर बनी खड़ी थी, जबकि वो मजीद बोलने लगा कि उसने मुझे एक सड़क पर देखा था। उससे कुछ दूर ही मेरा मंगेतर खड़ा था, लेकिन तब वो जिन नहीं जानता था कि हारिस मेरा मंगेतर है। मैं सड़क पर खड़ी ऊंची आवाज में हारिस से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। हारिस जिन की बात सुनते ही मुझे वो दिन याद आ गया जब हारिस के इसरार पर मैंने गाड़ी से निकलकर उससे मोहब्बत का इजहार किया था। उस दिन हम किसी शादी पर जा रहे थे और पॉलर से हारिस ने मुझे पिक किया था। उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी और दुपट्टा भी गले में डाल रखा था। वो वीरान जगह थी जहां से इक्का दुक्का गाड़ियां ही आती जाती दिख रही थी। हारिस जिन की आवाज़ पर मैं चौंक कर होश में आई, जो कह रहा था कि उस दिन अपना नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर और तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया और तुमसे शादी करना चाहता था। इसीलिए हारिस की शक्ल अपना ली और तुमसे मिलता रहा और तुम्हारे आसपास रहा। तुम्हारे आसपास रहने से मुझे खुशी मिलती थी, इसीलिए अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास ले आया हूँ और अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। अचानक वो मेरे करीब आया तो मैं डर कर पीछे हटी। उसने कहा, घबराओ नहीं, अभी मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, क्योंकि तुम इंसान हो और मैं जिन, तो तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। कुछ दिन तक मैं तुम्हारे करीब आने के काबिल हो जाऊंगा, तब तक तुम सुकून से रहो। इतना कहकर वो मेरा गाल थपथपा कर कमरे से बाहर निकल गया। मेरे लिए यही बहुत था कि अभी वो मेरे करीब नहीं आएगा। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि उसके मेरे करीब आने से पहले ही हारिस या आमिल बाबा मुझे वापस ले जाए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। कुछ ही देर में रात हो चुकी थी। मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा न खुला। लॉक भी खुला हुआ था और किसी किस्म की कोई कुंडी भी नहीं लगी थी। फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। शायद हारिस जिन ने कोई जादू किया हुआ था। अचानक मुझे भूख का एहसास हुआ तो टेबल पर रखे फल खाने लगी, जो नॉर्मल साइज से कुछ बड़े थे। वो फल खाते ही मुझ पर नींद का गलबा होने लगा और मैं वहीं बेड पर ढेर होती सो गई।
अचानक नींद में मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो आंखें खोली, मगर बेसाख्ता में चीख उठी क्योंकि बेड पर मेरे करीब ही वो झुलसा हुआ भयानक सा वजूद सो रहा था, जिसको मैं अक्सर अपने ख्वाबों में और कमरे में देखती। उसका जिस्म आम लोगों की निस्बत बड़ा था। मेरे चीखने पर वो आंखें खोलकर मुझे देखता मेरे मुंह पर हाथ रख गया, और उसका जला हुआ हाथ अपने मुंह पर महसूस करके मैं डर कर अपने होश व हवास से बेगानी हो गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे का दर्जा हरारत काफी बढ़ा हुआ था। मुझे शदीद प्यास का एहसास हुआ तो भारी होते सर को थामा और उठकर पानी पीने लगी। कल रात का वाक़या याद आते ही मेरी आंखों से आंसू रवा हुए। कहीं न कहीं मुझे यकीन हो गया था कि वो जला हुआ जिस्म हारिस जिन का ही था, और मेरे सामने वो मेरे मंगेतर की शक्ल लेकर आता था। उस जले हुए वजूद से मुझे अपना बेइंतहा खौफ महसूस हो रहा था, और मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि मुझे इस कैद से रिहाई दिला दे। कुछ सोचकर मैं उस थाली के करीब आई और अपना चेहरा थाली में झुकाया तो वहां मेरे कमरे का मंजर नुमाया होने लगा। मेरे कमरे में वो आमिल बाबा फर्श पर चौकड़ी मारे बैठा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उसके सामने एक बड़े से प्याले नुमा बर्तन में आग चल रही थी, जिसमें वो हर थोड़ी देर के बाद हाथ में रेत जैसी कुछ चीज भरकर उस आग में डाल रहा था, जिससे आग बुझने के बजाय मजीद भड़क रही थी। अचानक उस आग में वही जला हुआ चेहरा जाहिर हुआ जिसे रात को देखकर मैं डर गई थी। आमिल बाबा से कहने लगा कि हिना को छोड़ दो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, मगर वो तैश में आता आमिल बाबा पर झपट चुका था और फिर एकदम से आमिल बाबा को उठाकर दीवार से दे मारा। आमिल बाबा दीवार से टकराकर नीचे गिरा। अब कर्राह रहा था। हारिस जिन ने कहा कि हिना अब मेरी बीवी है, उसे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। हारिस इतना कहते ही आगे से गायब हो गया और उसके गायब होते ही आग बुझ गई। मैं रोती चली जा रही थी और आमिर बाबा को देख रही थी जो कर्राह कर उठने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हारिस के साथ ताया और मेरे अब्बू अंदर दाखिल हुए, और आमिर को नीचे जख्मी हालत में गिरा हुआ देखकर तेजी से उनकी जानिब बढ़े और उन्हें उठाकर बाहर ले गए। बाहर जाकर उसे सोफे पर बिठाया और पानी पिलाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगे। आमिर की तबीयत जरा संभली तो उसने कहा कि हारिस जिन आम तरीके से काबू आने वाला नहीं है, इसके लिए खास अमल ही करना पड़ेगा। ताया ने पूछा कि वो खास अमल क्या है, तो आमिल बाबा ने हारिस की तरफ देखा और कहा कि वो खास अमल सिर्फ हिना का मंगेतर ही कर सकता है, और यही नहीं, अगर ये अमल कामयाब हो जाता है तो हारिस जिन खुद ही हिना को तलाक देकर अपनी दुनिया में लौट जाएगा। हारिस ने अपने बाप और चचा यानी मेरे अब्बू को देखा और फिर आमिल की तरफ देखकर सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, मैं ये अमल करने को तैयार हूँ, आप मुझे तरीका बता दीजिए। उसकी बात सुनकर आमिल ने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। ये मंत्र तुम्हें इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज से पहले पहले खत्म करना है, और तुम्हें ये अमल किसी कब्रिस्तान के वीरान गोशे में करना है जहाँ किसी का आना जाना ना हो। आमिल ने सोफे पर रखे अपने बैग से 2 कागज निकाले और उनमें से बड़ा कागज हारिस की तरफ बढ़ाया और कहा, ये मंत्र तुम सारी रात पढ़ते रहोगे। फिर आमिल ने एक छोटा कागज उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि ये छोटा मंत्र है, इसे तुम 20 मरतबा पढ़ोगे और अपने इर्द गिर्द एक दायरा बनाओगे और इसी दायरे में बैठकर ये मंत्र पढ़ोगे। लेकिन एक बात याद रखना कि किसी भी हाल में तुम इस दायरे से बाहर नहीं आओगे। जब तक तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हो जाता तुम इस दायरे में ही रहोगे, लेकिन अगर मंत्र का वक्त पूरा होने से पहले तुम इस दायरे से बाहर आ गए तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। हारिस जिन तुम्हारी जान ले लेगा, इसीलिए हर हाल में इस दायरे में रहने की कोशिश करना, और अगर तुम्हारा अमल कामयाब नहीं हुआ तो तुम जान से जाओगे, लेकिन हिना भी फिर कभी वापस नहीं आएगी, बल्कि हमेशा के लिए ही हारिस जिन की कैद में रह जाएगी। हारिस ने सर हिलाते हुए आमिल से दोनों कागज ले लिए और एक नज़र उन पर डालकर आमिल बाबा की तरफ मुतवज्जह हुआ और पूछा कि इस अमल का इख्तिताम कब होगा, जिस पर आमिल ने बताया कि फजर की अजान से 1 घंटे पहले यह अमल मुकम्मल हो जाएगा। अगर यह अमल कामयाब हो जाता है तो ठीक, वरना इसके अलावा मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आमिल इतना कहकर उठा और अपना बैग संभालता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सबने हारिस की तरफ देखा जो आज रात ही अमल करने का फैसला कर चुका था। ताई ने हारिस को देखते हुए कहा कि वो ये अमल ना करे, अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेंगी। हारिस उनका एक ही बेटा था और 2 बेटियां थीं, और वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की जान को किसी किस्म का खतरा हो। हारिस ने कहा कि वो उस पर यकीन रखें, उसे कुछ नहीं होगा,
اور وہ یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں تھالی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں جانتی تھی کہ حارث مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے لیے کچھ بھی کر گزرے گا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اس کی جان خطرے میں آئے۔ اور عامر بابا کے مطابق یہ عمل بہت خطرناک تھا، جس میں حارث کی جان بھی جا سکتی تھی۔ مجھے تائی کی بات بری نہیں لگی تھی، کیونکہ میں ان کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ حارث ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اور اگر اسے ہی کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی جیتے جی مر جاتی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب اچانک کمرے میں دھواں سا پھیلا اور حارث جن اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ بے حد بھیانک تھا، گہرا سیاہ رنگ اور جلی ہوئی کھال۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ بھڑک رہی ہو۔ اس کی موٹی موٹی بڑی آنکھیں اس وقت سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں ڈر کر پیچھے کو بھاگی، مگر وہ ایک ہی پل میں میرا بازو دبوچ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا بازو جڑ سے اکھیڑ دے گا۔ میرے بازو میں جلن شروع ہو گئی تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ میں چیخی اور کہا کہ چھوڑو مجھے، مگر وہ مجھے چھوڑنے کے بجائے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے قریب آنے کی دیر تھی کہ مجھے اپنا پورا جسم جلتا ہوا محسوس ہوا۔ تپش بے حد زیادہ تھی۔ تکلیف کے احساس سے میں اونچی اونچی رونے لگی، مگر اسے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور کہا کہ اگر حارث نے وہ عمل کیا اور بچ بھی گیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا اور مجھے بھی نہیں بخشے گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری جان چھوڑ دے، مگر وہ میری بے بسی پر قہقہ لگاتا غائب ہو گیا۔ میں بے بسی اپنے جسم میں اٹھتی تکلیف کو برداشت کرتی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ نقاہت حد سے زیادہ ہو رہی تھی، اور اسی نقاہت کو برداشت کرتے کب آنکھ لگی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی رات ہو گئی تھی۔ یہاں کوئی گھڑی تھی نہ وقت دیکھنے کا کوئی آلہ جو میں وقت کا اندازہ لگا پاتی۔ کھڑکی سے باہر چھایا اندھیرا بتا رہا تھا کہ یہ رات کا وقت ہے۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، تبھی میں نے پھر سے وہ پھل کھا لیے جنہیں کھا کر میری بھوک مٹ جاتی تھی، لیکن وہ پھل کھا کر مجھ پر پھر سے نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ ہواؤں کی تیز سرسراہٹ سے کھلی۔ ایسا لگتا تھا جیسے باہر طوفان آیا ہو۔ میں تیزی سے اٹھ کر تھالی کے قریب آئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھالی پر چہرہ جھکاتے ہی مجھے اپنا گھر نظر آیا، مگر میں حارث کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میرے دل میں حارث کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، تھالی کے پانی میں قبرستان کا منظر واضح ہوا، جہاں حارث اپنے ارد گرد ایک گول دائرہ کھینچے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ نہ جانے وہ کب سے اس عمل میں مصروف تھا کہ اچانک قبرستان میں تیز آندھی چلنے لگی۔ اتنا شور اٹھنے لگا کہ کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے، مگر حارث اس شور اور آندھی سے بے نیاز عمل کرنے میں مصروف تھا۔ آندھی بڑھتی گئی تھی، اچانک سے ارد گرد موجود قبریں پھٹنے لگی اور اس میں سے ہڈیوں کے ڈھانچے نکل کر حارث کی طرف بڑھنے لگے۔ خوف سے میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ منظر بے حد وحشت ناک تھا۔ رات کا اندھیرا، کانوں کے پردے پھاڑتا شور اور قبروں سے نکلتے مردے دیکھ کر کسی کو بھی خوف آ سکتا تھا۔ میں تو پھر چھوٹے سے دل کی مالک لڑکی تھی۔ بڑھتے شور کو محسوس کرتے حارث نے آنکھیں کھولی اور اپنی طرف بڑھتے مردوں کو دیکھ کر حارث کی آنکھوں میں بھی خوف پھیل گیا۔ اس کی زبان منتر پڑھنا بند ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے منتر پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ اسے عامل کی بات یاد آ گئی تھی کہ جب تک وہ دائرے میں ہے تب تک کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اسے دائرے سے باہر نکالنے کی یہ شاید حارث جن کی ہی کارستانی تھی، تاکہ وہ حارث کو نقصان پہنچا سکے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ میں خوف سے دھڑکتے دل سے حارث اور ان مردوں کو دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مردے ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے، مگر آندھی ہنوز جاری تھی۔ ابھی ان مردوں کو غائب ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حارث پر خون کے چھینٹے پڑنے لگے، اور پھر یہ خون بڑھتا ہی گیا، لیکن نہ حارث نے آنکھیں کھولی نہ ہی خوف زدہ ہو کر منتر روکا۔ کچھ دیر بعد وہ خون اچانک غائب ہو گیا، جیسے وہ مردے غائب ہو گئے تھے۔ میں حارث کی طرف دیکھتی، مسلسل اس کی کامیابی اور حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ مجھے خود سے زیادہ حارث کی فکر تھی جو میرے لیے اپنی جان داؤ پر لگا گیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن پھر کوئی وار نہیں ہوا تھا۔ اس بات پر میں ابھی خوش ہوئی ہی تھی کہ حارث کے سامنے وجود کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ وہاں بالکل میں کھڑی تھی، لیکن میں تو یہاں تھی، پھر وہاں کون تھا؟ یہ سوال جتنی تیزی سے میرے دماغ میں آیا تھا، اتنی ہی تیزی سے جواب بھی آیا تھا کہ وہ یقیناً حارث جن تھا، جو حارث کو روکنے کی خاطر میرا روپ لے کر اس کے سامنے آیا تھا۔ یقیناً وہ حارث کو ٹریپ کرنے والا تھا، اور جب حارث میری ہم شکل کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھتا تو یقیناً وہ حارث جن کے ٹریپ میں آ جاتا۔ میں چیخ چیخ کر حارث کو آنکھیں کھولنے سے منع کرنے لگی، مگر
मेरी आवाज़ उस तक जाना नामुमकिन था। अपनी बेबसी पर मुझे मज़ीद रोना आ रहा था। कहाँ मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और कहाँ मैं एक जिन के चुंगल में फंस गई थी, जो ना सिर्फ मुझ पर आशिक़ था बल्कि मुझे अपने निकाह में भी ले चुका था। इस खौफनाक रूप को देखकर कैसे मैंने खुद को काबू में रखा, ये मैं जानती हूँ, ये मेरा दिल जानता है। मेरा बस चलता तो यहाँ से किसी तरीके से भाग जाती, मगर बस ही तो नहीं चल रहा था किसी भी चीज़ पर। कहाँ मैं आम सी इंसान और कहाँ वो नारी मखलूक। अब तो बस अल्लाह का ही आसरा था। एक वही था जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता था। हारिस। मेरी हम शक्ल ने हारिस को आवाज़ दी तो हारिस ने झट से आंखें खोलकर उसे देखा और अपने सामने हिना यानी मेरी हम शक्ल को देखकर उसके चेहरे पर खुशी के आसार छलकने लगे। हिना। हारिस ने पुकारता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे मना किया लेकिन वो कहाँ मुझे सुन सकता था। मेरी हमशक्ल ने हारिस को खड़े होते देखा तो बोली, हारिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने मुझे तलाक दे दी है और अब मैं लौट आई हूँ। ये बात सुनने की देर थी कि हारिस उस दायरे से बाहर आ गया और उसकी तरफ बढ़ा। अभी वो 4 कदम ही चला था कि मेरी हमशक्ल की शक्ल तब्दील हुई और वो अपने असली रूप में आ गया। वही रूप जो उसका असली रूप था, जला हुआ, ना कि हारिस का रूप। उसे देखकर हारिस को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और वो पीछे को भागकर दायरे में पहुंचने लगा, लेकिन इससे पहले ही हारिस जिन ने उसे दबोच कर जोर से नीचे पटका कि हारिस को अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। हारिस दर्द के बावजूद वो मंत्र पढ़ने लगा जिसके पढ़ने का आमिल ने हुक्म दिया था और कहा था कि ये मंत्र तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि अमल का वक्त खत्म नहीं हो जाता। हारिस के मंत्र पढ़ने का असर था कि अचानक हारिस जिन का जिस्म धुएं से भरने लगा। अमल खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी थे, तभी हारिस जमीन से उठता, मंत्र पढ़ना जारी रखता दायरे की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर हारिस जिन ने एक दफा फिर से उसे पकड़ते उसकी गर्दन दबाना शुरू की। हारिस का दम घुटने लगा तो मंत्र पढ़ना भी रुक गया। हारिस जिन तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ हारिस की गर्दन पर मजीद दबाव बढ़ाने लगा। हारिस को लगा कि उसका दम निकल जाएगा, मगर उसे हिम्मत से काम लेना था ताकि न सिर्फ अपनी बल्कि मेरी जान भी बचा सके। इससे पहले कि हारिस जिन हारिस की जान लेता, अचानक हारिस ने अपना घुटना हारिस जिन के पेट में मारा, जिस पर उसकी गिरफ्त हारिस पर कमजोर हुई और हारिस भागता हुआ दायरे की तरफ बढ़ने लगा। हारिस जिन ने पास पड़ा बड़ा सा पत्थर हारिस की कमर पर दे मारा, जिस पर वो लड़खड़ाया, मगर फिर भी वो उछलकर दायरे में दाखिल होने में कामयाब हो गया। हारिस जिन अपना वार नाकाम जाता देखकर दायरे में दाखिल होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर पांव रखा वो बुरी तरह जलने लगा। वो तेजी से बाहर निकलता ऊंची आवाज में गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा था न जाने कितने ही जानवर एक साथ बैन कर रहे हों। हारिस और मुझे उसकी आवाज से अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए, मगर मुझे ये सुकून था कि हारिस ठीक था। उसकी कमर में शदीद चोट आई थी और कमर से खून भी बह रहा था जो उसकी शर्ट को रंगीन कर रहा था, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हारिस बेहद निढाल था और अपनी आंखों से हारिस जिन को आग की लिपटों में जलता देख रहा था। अचानक हारिस जिन का वजूद धुआं होना शुरू हुआ और वो वहां से गायब हो गया। मैं परेशान हुई थी कि वह न जाने कहाँ चला गया। आमिल के मुताबिक उसे मुझे तलाक देनी थी, फिर ही वो अपनी दुनिया में लौट सकता था। हारिस ने हारिस जिन को गायब होता देखकर मंत्र पढ़ते घड़ी पर वक्त देखा जहां अमल का वक्त खत्म हो चुका था। सुकून का सांस भरते वो उठने लगा, मगर चकरा कर वहीं गिर गया। ज्यादा खून बहने से वो बेहोश हो चुका था। जबकि मैं परेशान सी खड़ी थी कि अचानक मुझे अपने पीछे शोर सुनाई दिया तो मैं पलटी, मगर खौफ से अपनी जगह जमी रह गई। सामने ही हारिस जिन का वजूद आग में झुलसता मेरे सामने था। मैं पीछे को खिसकी तो वो खून खाड़ नजरों से मुझे देखने लगा। मुझे लगा था कि अब वो मुझे मार देगा, मगर मुझे मारने के बजाय मुझे देखकर कहने लगा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तभी कुदरत के उसूलों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। एक इंसान और एक जिन का मिलाप कभी नहीं हो सकता। कुदरत के उसूलों के खिलाफ जाने की सजा मिली है मुझे। तुम्हारे मंगेतर के किए गए अमल से मेरा ये हाल हुआ है। मेरा वजूद तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दे देता। उसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। मुझे देखते हुए उसने मुझे 3 बार तलाक दी। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी जान जाने में वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर उसका वजूद मुकम्मल धुआं हो गया और फिर वो धुआं खिड़की से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही अचानक कमरे का हुलिया बदलने लगा
اور وہ خوبصورت سا کمرہ ایک ویران کھنڈر میں بدل گیا۔ میں نے پلکیں جھپک کر سب کچھ دیکھنا چاہا، مگر جیسے ہی پلک جھپک کر کھولی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ میں بھاگ کر باہر گئی، جہاں میرے امی، ابو، بہن، تایا، تائی اور حارث کی بہنیں تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان سب کو یقین ہو گیا کہ حارث کا عمل کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں نے حارث کی حالت کا بتاتی، اسی عامل بابا کا فون آ گیا کہ وہ جن حنا کو آزاد کر کے اپنی دنیا میں لوٹ چکا ہے اور حارث کو وہ جلد ہی گھر لے آئیں گے۔ مجھے صحیح سلامت پا کر سب بہت خوش تھے۔ حارث بھی اگلے دن گھر لوٹ آیا تھا۔ اس کے زخم جلد ہی بھر جاتے، جس کے بارے میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جلد ہی ہم ایک ہونے والے تھے اور اس بار ہمارے بیچ کوئی نہیں آنے والا تھا، اور میں نے بھی اب باہر نکلنے میں احتیاط برتنی شروع کر دی تھی کہ اب سے بنا پردے کے سچ سنور کر باہر نکلنے سے پرہیز کروں گی، کہ میرے لیے یہی سبق بہت تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔